चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते जी। तो कागज दीजिए तो जी। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से जो है हम कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले पाठ में किसी को कोई शंका तो नहीं? अनंत जी, आपको कोई शंका है पिछले पाठ में? नहीं है सर जी। अच्छा, और आप लोगों को स्काइप में किसी को कोई शंका है पिछले पाठ में? नहीं। अच्छा, नहीं है जी। और गुरुकुल वाले को कोई शंका है पिछले पाठ में? हाँ जी, गुरुकुल वाले तो विद्वान हैं, तो उनको क्या शंका होगी। चलिए जी, आगे चलते हैं। और क्या बातचीत क्या चल रही है जी? अभी पढ़ने का समय को क्या, कौन क्या बातचीत कर रहा है? श्रवण, पढ़ाई की बात करनी है, उसके अलावा और कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, आज जो है 9 धातु लोप आर्ध धातु के ये सूत्र चलेगा ना जी? आपको बताने जा रहे थे पुगंत लघु पदस्य। हाँ जी, आप वो समझाने जा रहे थे लास्ट टाइम पे उसको पुगंत लघु पदस्य। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, आपने ध्यान दिला दिया। चलिए उसको बता के फिर आगे चलते हैं। तो पुगंत लघु पदस्य सूत्र निकालिए। ये कितने नंबर सूत्र है पुगंत लघु पदस्य? 7386 है जी, निकाल लीजिए। 7386। पुगंत लघु पदस्य च हम पदच्छेद करेंगे तो पुगंत लघु पदस्य अकारांत पुंलिंग पुगंत लघु पद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है। ये हो गया पदच्छेद और विभक्ति। फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार। पुगंत लघु पदस्य अकारांत पुंलिंग पुगंत लघु पद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है। पुकी अंतः पुगंतः, सॉरी, ये षष्ठी विभक्ति हो गया। अब जो है समास करते हैं। पुगंत लघु पद से ये समस्त पद है, इसमें समास करते हैं। पहले पुगंत में समास करते हैं। पुगंत में समास है
पुकी अंतः पुगंतः, लिखिए पुकी सप्तमी तत्पुरुष, पुकी पुक पुक को सप्तमी एक वचन में पुकी, पुकी अंतः पुगंतः, पुकी अंतः पुगंतः, पुकी अंतः पुगंतः, पुकी अंतः पुगंतः। तो ये कौन सा समास हो गया? पुकी अंतः पुगंतः कौन सा समास हो गया? सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष हो गया, सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया जी। पुकी अंतः पुगंतः। और फिर जो है पुगंतः और लघु पद में भी समास कर लीजिए। लघ्वी चासौ उपधा च, उपधा स्त्रीलिंग है इसलिए लघु को भी स्त्रीलिंग में कीजिए, लघ्वी बनता है। लघ्वी चासौ उपधा च इति लघुपधा, लघ्वी चासौ उपधा च इति लघुपधा। ये कौन सा समास हो गया? लघुपधा। अनंत जी कौन सा समास हुआ? जी कर्मधारय का। वेरी नाइस, कर्मधारय समास हुआ। लघ्वी चासौ उपधा च लघुपधा इति लघुपधा, कर्मधारय समास। अब है पुगंतश्च लघुपधा च, पुगंतश्च लघुपधा च इति पुगंत लघुपधम। फिर मैं बोल रहा हूं पुगंतश्च लघुपधा च इति पुगंत लघुपधम। पुगंतश्च लघुपधा च इति पुगंत लघुपधम। ये मनीष जी बताओ कौन सा समास है? पुगंतश्च लघुपधा च इति पुगंत लघुपधम, कौन सा समास है? मनीष जी बताएंगे। थैंक यू सो मच, आपने खुश कर दिया हृदय को, बहुत अच्छा, बुद्धिमान हो। पुगंतश्च लघुपधा च, पुगंत लघुपधा। कितने वर्ष को हो आप? कितना साल हो गया आपका? उम्र कितना है? 12 साल के हो। वेरी नाइस। ये हमारा 12 साल का विद्यार्थी है जी, बहुत बुद्धिमान है। पुगंतश्च लघुपधा च पुगंत लघुपधम, तस्य पुगंत लघुपधस्य। तो लघुपधस्य की व्याख्या तस् के द्वारा हम जो है निर्देश करेंगे। तस्य पुगंत लघुपधस्य, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। अब देखो सबसे अंतिम में समाहार द्वंद्व समास हो गया। अब इनसे पूछ रहा हूं मैं, राजभल्ला जी से। राजभल्ला जी आप बताइए, पुगंत लघुपधम ये जो समाहार द्वंद्व समास है, पूरे इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? आपने पुकी अंतः पुगंतः सप्तमी तत्पुरुष समास किया, लघ्वी चासौ उपधा च लघुपधा कर्मधारय तत्पुरुष किया, और पुगंतश्च लघुपधा च इति पुगंत लघुपधम तस्य पुगंत लघुपधा से समाहार द्वंद्व समास किया। इसको एक साथ कहना है, सभी समास को इसके अंदर जोड़ देना है। क्या, कैसे उसको करेंगे? राजभल्ला जी बोलेंगे। सभी को जोड़ देना, सप्तमी तत्पुरुष कर्मधारय समाहार द्वंद्व समास। नहीं, नहीं होगा। सप्तमी तत्पुरुष कर्मधारय, उसके अंदर और कुछ जुड़ेगा। चलिए जी,
ये बताएंगी वसुधा जी, आप इसको बताइए कैसे बताएंगी। सप्तमी तत्पुरुष कर्मधारय गर्भ समाहार द्वंद्व समास। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, धन्यवाद। उसमें गर्भ जोड़ना पड़ेगा। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, ऐसे ही समाहार द्वंद्व समास के गर्भ में ये दोनों समास है, सप्तमी तत्पुरुष और कर्मधारय। इसलिए सप्तमी तत्पुरुष समाहार कर्मधारय तत्पुरुष गर्भ समाहार द्वंद्व समास। समझ गए राजभल्ला जी? हाँ जी। वेरी नाइस। सप्तमी तत्पुरुष कर्मधारय गर्भ। हाँ, गर्भ जोड़ना जरूरी है, क्योंकि सप्तमी तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष गर्भ में है, जिसके जिस समास के, जिस समाहार द्वंद्व समास के, उसका नाम हुआ सप्तमी तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष गर्भ समाहार द्वंद्व समास। समझ गए? हाँ जी, ठीक है। चलिए, आप लोग धीरे धीरे विद्वान बनते जा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। अब जो है अनुवृत्ति इसमें जो लाएंगे, अनुवृत्ति जो इसमें लाएंगे, इसके ऊपर जो सूत्र है, क्या सूत्र है जी? सार्वधातु कार धातु कयोः 7384 नंबर। तो इससे सार्वधातु कार धातु कयोः की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? सार्वधातु कार धातु कयोः की अनुवृत्ति आएगी। और मिदिर गुण इसके ऊपर सूत्र है ना जी? मिदिर गुण कितने नंबर सूत्र है? 7382 है जी। 7382 इससे गुणा की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? गुणा की अनुवृत्ति आ रही है। तो गुणा की अनुवृत्ति आ रही है। और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, वो तो सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद तक, लास्ट तक जाएगा। छठा अध्याय चतुर्थ पाद का पहला जो सूत्र अंगस्य है, उसका अधिकार जो है अंतिम तक जाएगा। तो पुगंत लघु पद जो है अकारांत नपुंसक लिंग है, क्योंकि समाहार द्वंद्व से नपुंसक। यदि मैं पुंलिंग बोला होगा तो ये प्रमाद से बोला होगा, उस चीज को सुधार लीजिएगा। तो हाँ, अभी जो पुगंत लघु पदम, ऐसा मैंने समाहार द्वंद्व समास किया ना जी, तो नपुंसक लिंग है। इसीलिए जो है यदि मैं पुंलिंग बोला होगा, हमें याद नहीं है कि मैं क्या बोला, पुल्लिंग बोला था। हाँ, तो फिर गलत है। तो ये जो है पुगंत लघु पदम है, तो प्रमाद के कारण है। ऐसा यदि हो जाता है तो उस चीज को आप लोग धीरे धीरे विद्वान बनते जा रहे हैं, सुधार लिया कीजिएगा। क्योंकि मेरा अंतिम वाक्य थोड़े प्रमाण है, जहाँ सही है वही प्रमाण के कोटि में, जो सही नहीं हो प्रमाण के कोटि में नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं। तो मैं नपुंसक लिंग बोला था, अब मुझे याद नहीं है। जो भी हो, इधर राजभल्ला जी कह रहे हैं कि पुंलिंग बोल रहे थे, आप नपुंसक लिंग बोल रहे थे, चाहे जो भी। नपुंसक लिंग ही लिखे, नपुंसक लिंग ही कहे थे। अच्छा, आप नपुंसक लिंग लिखे हैं, चलिए जो भी हो, कोई बात नहीं। तो अब जो है सार्वधातु कार धातु कयोः, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। मिदिर गुण से गुणा की अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस्य का अधिकार चल रहा है। अब जो है एक तो मोटा अर्थ कर लीजिए, पुगंत लघु पदस्य जो है षष्ठी है, और अंगस्य भी षष्ठी है। अलग अलग आप करेंगे पुगंत का और लघु पद का, या एक साथ करेंगे तब भी चल जाएगा। तो पहले एक साथ करके करते हैं। यहाँ पर पुगंत लघु पद ये जो है विशेषण है, और अंगस्य विशेष्य है। समझ गया जी? पुगंत लघु पदस्य ये विशेषण है, और अंगस्य विशेष्य है।
परंतु यहाँ तदंत विधि का कोई तुक नहीं बनता है, इसलिए तदंत विधि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पुगंत लघुपधस्य अंगस्य च, पुगंत लघुपधस्य अंगस्य च, अंगस्य में षष्ठी है, वो स्थान षष्ठी है, इसलिए षष्ठी स्थान योगा की उपस्थिति हो गई। तो पुगंत लघुपधस्य अंगस्य च स्थाने गुणः भवति सार्वधातु कार्धातुकयोः प्रत्यययोः परतः। ये सूत्र के स्वारस्य जो है, सूत्र का जो है, मैं उसमें कुछ अलग से कुछ भी अभी नहीं जोड़ा हूं। अंगस्य को ये कर दिया है, पुगंत लघुपधस्य अंगस्य च स्थाने गुणः भवति सार्वधातु कार्धातुकयोः, आ ही रहा है उसमें प्रत्यययोः, अपने तरफ से जोड़ दिया हूं क्योंकि सार्वधातु का प्रत्यय है, इसलिए अपने आप हो ही जाएगा वो। और फिर जो है ये द्विवचन है सार्वधातु कार्धातुकयोः, तो हम प्रत्यय का भी द्विवचन कर दिया प्रत्यययोः, प्रत्यययोः माने सार्वधातु कार्धातुक प्रत्यययोः परतः पुगंत लघुपधस्य अंगस्य च स्थाने गुणः भवति। इतना सबको समझ में आ गया? इसको पहले समझो, लिखो मत। अभी अंतिम में निर्णय अर्थ का नहीं दे रहा हूं, हालांकि जो अलग अलग करूंगा तब भी अर्थ उसका जो होगा इसका भी वही अर्थ होगा, परंतु केवल अभी मैं सूत्र के आधार पर अर्थ बताने का कोशिश कर रहा हूं कि पुगंत लघुपधस्य माने पहले सप्तमी लाएंगे तो सार्वधातु कार्धातुकयोः प्रत्यययोः परतः, परतः अपने तरफ से जोड़ दिया, परतः क्योंकि पर सप्तमी है, परतः पुगंत लघुपधस्य अंगस्य च स्थाने गुणः भवति। इतना सभी को समझ में आ गया जी? स्वाति जी, स्वाति जी समझ में आया? हाँ जी, अच्छा जी, वेरी नाइस। अनंत जी आप समझे? जी हाँ। अब चलिए इसी को, ये अर्थ पूरा है पर, हाँ बोलो, क्या कुछ पूछना है मनीष जी? अच्छा नहीं समझ, अष्टाध्याय सामने रखोगे तब समझ में आएगा, मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे तो नहीं समझ में आएगा। अष्टाध्याय सामने रखो और वहां पर देखो, मैंने बोला कि सार्वधातु कार्धातुकयोः, इसकी अनुमति आ रही है, इसकी अनुमति आ रही है जी? देख रहे हो सामने में सूत्र? तो सार्वधातु कार्धातुकयोः कौन सी विभक्ति है? वेरी नाइस, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। तो सार्वधातु का अर्धातु क्या है? प्रत्यय है। तो इसलिए मैंने कहा कि उसमें सार्वधातु कार्धातुकयोः है ही, और उसमें प्रत्यय का सप्तमी द्विवचन क्या होगा? प्रत्यययोः, यही होगा ना जी? तो मैं बोला कि सार्वधातु कार्धातुकयोः प्रत्यययोः परतः। इतना समझ में आ गया जी? क्योंकि ये सप्तमी है इसलिए परतः हमने कर दिया, इसलिए परतः कर दिया। तो सार्वधातु कार्धातुकयोः प्रत्यययोः परतः। इतना समझ में आ गया मनीष? अब आगे पुगंत लघुपधस्य, ये षष्ठी है और अंगस्य है, तो पुगंत लघुपधस्य अंगस्य च, पुगंत लघुपधस्य है ही और अंगस्य को ले आया, च है ही इसमें, तो पुगंत लघुपधस्य अंगस्य च। पुगंत लघुपधस्य विशेषण है, अंगस्य विशेष्य है, इसलिए विशेषण को पहले रखो, पुगंत लघुपधस्य अंगस्य च। इतना समझ में आ गया? जी। फिर मैं बोल रहा हूं सार्वधातु कार्धातुकयोः प्रत्यययोः परतः पुगंत लघुपधस्य अंगस्य च। अब यहाँ पर अंगस्य में जो षष्ठी है वह स्थान षष्ठी है। कौन सा षष्ठी है जी? स्थान षष्ठी है, इसलिए षष्ठी स्थानीय योगा से स्थाने आ गया, उस परिभाषा की उपस्थिति होगी, स्थाने आ गया।
तो अर्थ हो गया अब सार्धातु कार्धातु कयो प्रत्ययो परतः पुगंत लघुपधस्य अंगस्य च स्थाने। समझ में आ गया? ऊपर से गुण आ रहा है इसलिए गुण जोड़ दो, गुण भवति। अर्थ हो गया पूरा सार्धातु कार्धातु कयो प्रत्ययो परतः पुगंत लघुपधस्य अंगस्य च स्थाने गुण भवति। अब समझ में आया? हाँ, अष्टाध्यायी सामने रखोगे, मैं केवल बस जोड़ दे रहा हूं। अभी तो जैसे एक कंप्यूटर में एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट से जो जोड़ दिया जाता है, कनेक्शन कर दिया, जैसे मैं अभी कनेक्शन कर रहा हूँ, कनेक्शन के द्वारा मैं पूरा वाक्य बना दे रहा हूँ, अर्थ बना दे रहा हूँ। उसका मतलब तो बाद में समझाऊंगा, पहले उस कनेक्शन के आधार पर समझ लो। तो इतना समझ में आ गया? तो ये अब ये है कि आपने इको गुण वृद्धि परिभाषा आपने पढ़ा। यहाँ पर कह रहा कि पुगंत और लघुपध अंग जो है, पुगंत और लघु मैंने पुगंत लघुपधाच, सभी द्वंद्व समास किया तो पुगंत और लघुपध, हिंदी में तो यही कहेंगे क्योंकि द्वंद्व समास आपने किया, तो हिंदी में कहेंगे पुगंत और लघुपध अंग के स्थान में। अब जो है जब ही अब स्थान में अब वो कहाँ हो, लघु स्थान में गुण होगा, वह गुण कहाँ होगा यह निर्णित नहीं है, इसका निर्णय नहीं है। तो वहां पर अनियमे नियम कारणीय परिभाषा भवती, यहाँ पर इको गुण वृद्धि उपस्थित हो जाती है। कि आपने पीछे पढ़ा कि यत्र गुणः श्रूयते वृद्धिश्च श्रूयते तत्र इकः स्थाने गुण वृद्धि भवता या तत्र इकः इति षष्ठ्यंत पदम उपस्थितम भवती। तो यहाँ पर मिदिर गुण से गुण आया है, तो गुण जो है गुण सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? अजय सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर इकह पद उपस्थित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब जो है अर्थ हो जाएगा सार्धातु कार्धातु कयो प्रत्ययो परतः पुगंत लघुपधस्य अंगस्य इकः स्थाने, अंगस्य च इकः स्थाने। हाँ, लघुपधस्य, अब अंगस्य जो है और इकः में स्वरूप संबंध हो गया, तो अंगस्य अंगस्य कार इकः का अवयव अवयवी भाव संबंध हो गया। अभी अंगस्य स्थान षष्ठी था, अब जब ही इकः उपस्थित हो गया तो वहां पर अंग का अवयव है इक। अंग का माने पुगंत और लघुपध जो अंग है उसके अवयव इक, तो वहां पर अंगस्य में अब जो षष्ठी हो गया वो अवयव अवयवी भाव षष्ठी हो गया। तो इसलिए अंगस्य अवयवस्य इकः स्थाने, इकः में अब स्थान षष्ठी हो गया। जब तक इकः को उपस्थित नहीं लाया तब अंगस्य जो है वहां पर स्थान षष्ठी था। तो अब इकः उपस्थित हो गया गुण के कारण, गुण यहाँ पर पढ़ा हुआ है, गुण की अनुवृत्ति आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर इकः में स्थान षष्ठी हो गया और अंग में अवयव अवयभाव संबंध हो गया। तो अर्थ हो गया कि सार्धातु कार्धातु कयो प्रत्ययो परतः पुगंत लघुपधस्य अंगस्य अवयवस्य इकः स्थाने। च को कहीं पर भी जोड़ दो, च माने भी है, इसको भी, हाँ तो च माने भी, यहाँ पर च माने भी अर्थ है और अर्थ नहीं है, और भी अर्थ कर ले तो कोई बात नहीं है। तो सार्धातु कार्धातु कयो प्रत्ययो परतः पुगंत लघुपधस्य, च बीच में ही जोड़ दो यहीं पर, पुगंत लघुपधस्य च अंगस्य अवयवस्य इकः स्थाने गुणः भवति। समझ में आ गया सभी को? गुरुकुल वाले को समझ में आया? मनीष को समझ में आया? मैंने इसमें मैंने इकः जो उपस्थित किया उसके आधार पर फिर जो है अंग और इक के साथ जो संबंध है अवयव अवयवी भाव संबंध है, और अवयव अवयवी भाव संबंध होने के कारण अंगस्य अवयवस्य हमने जोड़ दिया, और इकः है, इकः जो आया वो षष्ठी है, उसमें स्थान षष्ठी, इसलिए इकः स्थाने गुण वृद्धि भव, तो पीछे पड़े तो इकः स्थाने गुणः भवति।
सभी को समझ में आ गया जी? अनंत जी समझ में आया? जी अच्छा जी, आगे। और आप लोग राजभल्ला जी आपको समझ में आया? आगे भाई। वासुदेवन जी? हाँ जी। स्वाति जी? हाँ जी। वसुधा जी? जी आ गया जी। चलिए जी, बहुत सुंदर। तो अब इसी को, ये तो हमने एक साथ जैसे समस्त पता पुगंत लघु पद के आधार पर ही हमने कर दिया। अब इसको तोड़ के करेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? पुगंतस्य अंगस्य, क्योंकि अंग का संबंध सबके साथ कर दीजिए, क्योंकि पुगंत लघु पद समाहारद्वंद समास है, उसके अंत में अंग सब सुनाई दे रहा है, इसलिए अंग का संबंध पुगंत के साथ भी है, लघुपद के साथ भी है। द्वंद्वान्ते द्वंद्वादु श्रूयमानम पदम प्रतीकों भी संबद्ध थे, इसलिए हो जाएगा पुगंतस्य अंगस्य लघुपदस्य च अंगस्य। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम पुगंत लघुपदस्य अंगस्य जो हमने कहा था, इसको अलग अलग करोगे तो पुगंतस्य अंगस्य लघुपदस्य च अंगस्य होगा कि नहीं? हो सकता है कि नहीं जी? हाँ, तो वैसे भी कर दीजिए अलग करके कि पुगंतस्य अंगस्य लघुपदस्य च अंगस्य अवयवस्य इकः स्थाने गुणः भवति, और सार्धातुकयो आर्धातुकयो को आप अलग अलग एक एक में सार्धातुके आर्धातुके च प्रत्यये परतः अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं? सार्धातुक आर्धातुकयो को अलग अलग तोड़ के सप्तमी एक वचन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं जी? तो सार्धातुके आर्धातुके च प्रत्यये परतः, ऐसा अर्थ हो गया। माने अर्थ हो गया सार्धातुके आर्धातुके च प्रत्यये परतः पुगंतस्य अंगस्य लघुपदस्य च अंगस्य अवयवस्य इकः स्थाने गुणः भवति। समझ में आया? अर्थ लिख लिया, अर्थ समझ में आ गया सभी को? गुरुकुल वाले को समझ में आया? अर्थ हो गया हिंदी में कि सार्धातुक और आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते पुगंत अंग और लघुपध अंग लघु उपधा में है जिसके, तो लघु उपधा में लघु भी और उपधा भी हो, अलंत्यात्वत लघुपध अंग के इक के स्थान में गुण होता है। बहुब्री समास तो समझिए पुगंत किसे कहते हैं? पुगंत का मतलब क्या होता है? बरो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मैंने इनका श्रवण जी का ये है कि भाई हम लघुपद तो समझ गए, लघुपद तो पीछे आया है ना, किस उदाहरण में आया था जी? हमने लघुपद जो है जहां पर भी हमने किया होगा, किस में हमने किया था, किसकी स्थिति में किया था जी? मेद्यति आचार्य जी मेरा ख्याल है ना, वो तो मिदर गुना लगा है उसमें मेद्यति में पुगंत लघुपद नहीं लगेगा। अच्छा हाँ, उसी में मेद्य, ठीक है, मेद्यति में ही प्राप्त था, मेद्यति में ही प्राप्त था, ठीक है। तो मिद जो धातु है, मिद धातु है और फिर जो है श्यन है, तो श्यन को मान करके मिद की जो है अंग संज्ञा हुई, और अंग संज्ञा के अधिकार में अंगस के अध्ययन पुगंत लघुपद से करता है कि सार धातु का धातु के परे रहते। तो श्यन जो है मिद य है, तो य जो है श्यन है, दिवादिभ्य श्यन, तो तिंग सिद्ध सार्वधातुक है, तो सार्वधातु के परे रहते ये लघुपद अंग है, क्योंकि अनुत्याग पूर्व था, मिद में द अंतिम अल है, वर्ण है, उससे पूर्व ई है, द म में ई है, मकारोत्तरवर्ती इकार, वो उपधा है, अंतिम अल से पूर्व जो वर्ण है उपधा, लघु है, ह्रस्वम लघु, ह्रस्व अक्षर है, तो लघुपद अंग है मिद। उसके अंग के अवयव जो इक है मिद का ई, उसके स्थान में गुण हो रहा है, तो फिर वहां पर सार्वधातु कंपित से जो है अपित सार्वधातु गिदपत होता है, तो शयन को गिदपत मान करके नतीजा से निषेध कर दिया है। इसीलिए यहाँ पर मिदिर गुण सूत्र बनाना पड़ा, तो मिदिर गुण से गुण हो गया है। वहां सभी को समझ में आ गया, इसमें तो कोई शंका नहीं है ना जी? राजभल्ला जी, इसमें शंका है? पुगंत किसको कहते हैं? पुगंत तो आगे की बात है ना, वही श्रवण पूछा है। लघुपद समझ में आया कि नहीं? लघुपद अंग के अवयव इक के स्थान में गुण होता है, ये बात समझ में आया कि नहीं? मेद्यति में
नहीं, ये ठीक तरह से नहीं समझा, लघु पद नहीं समझ में। अच्छा, लघु पद नहीं समझ में आया। लघु पद का मतलब क्या हुआ? लघु भी हो और उपधा भी हो, लघु उपधा। तो मिद माने उपधा किसको कहते हैं पहले बताइए? जो अंतिम अल से जो एक पहले होता है। वेरी नाइस। अंतिम जो अल होता है उससे पहले जो होता है। तो मिद जो है, मिद में अंतिम वर्ण क्या है? दा है, उससे पहले ई आता है। तो ई बताइए, लघु है कि नहीं? ई लघु है और उपधा भी है। तो लघुपद हो गया ना वो। ठीक है, तो लघुपद हो गया। और ये लघुपद अंग है कि नहीं? ये मिद हाँ है, अंग है मिद, और उसमें लघु उपधा में है। हाँ। तो ये लघुपद अंग है, लघुपद अंग है मिद। तो लघुपद अंग जो है, ये जो मिद है, उसके अवयव इक को, माने लघुपद अंग के अवयव इक है मिद का ई, उसको गुण हो रहा है, ये गुण करता है। सार्वधातुक और धातुक के पर, यहाँ पर सार्वधातुक शन है, तो उसके पर रहते लघुपद अंग जो है मिद, उसके अवयव इक जो मिद का ई है, उसको गुण हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। उसका निषेध हो जाएगा। सार्वधातुक कंपी से गिरपद करके कंगति जैसे निषेध हो जाएगा। हाँ, संस्कृत में निषेध होता है। समझ में? लघुपद सब समझ में आ गया। आगे अब जो है पुगंत समझना है। पुगंत समझना है तो पुगंत है पुकी अंतः पुगंत, सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हम जैसे व्लेपयति, क्नोपयति इत्यादि है, एक सूत्र निकालिए। अर्ति अर्ति री ब्ली रिक क्षमयातम पुगणौ, ये सूत्र निकालिए। कहाँ का है? तीसरा अध्याय का सूत्र है। दूसरा अध्याय का प्रथम पाठ का है। निकालिए जी। अर्ति ह्री ब्ली रिक क्षमयातम पुगणौ, कितने नंबर सूत्र है जी अनंत जी बताइए? अर्ति ह्री, इसी सब के लिए याद माने जब तक पढ़ते हो क्या कहते हैं श्रवण, तब तक पाठ होना चाहिए। जो भी आप सभी पांचों विद्यार्थी याद कर लिए अष्टाध्याय, तो पाठ तीसरा अध्याय का प्रथम पाठ का 58 नंबर सूत्र है जी। 58 नंबर सूत्र है जी, निकाल लीजिए। तो इसीलिए जो है ना, पाठ किया करो तो वो उपस्थित रहेगा, तो बहुत ही अच्छा होगा। 58 निकालिए जी। आचार्य क्या बोल रहे हैं? क्या कौन सूत्र बोले हैं? मैं बोला नहीं, आरती ह्री ब्ली रिक नु यातम पुगणो, ऐसा करके है, कहीं है? 7-3-36 है आचार्य। 3 7-3-36 5-3-36 नहीं 7-3-36 7वां अध्याय तीसरा पाठ 36वां नंबर। अर्ति ह्री ली री नुयिक्ष्मया पुगणो, सप्तम अध्याय तीसरा पाठ 36वां नंबर सूत्र। 36वां नंबर सूत्र निकालिए पहले, क्योंकि इसको समझने के लिए इसको भी समझना पड़ेगा। दो सूत्र समझना पड़ेगा, समझ लीजिए। 7-3-36 ना जी। और दूसरा सूत्र कौन सा है सर? अभी पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद बताता हूँ। ठीक, पहले इसको एक एक करके आगे बढ़िए। 7-3-36 सभी निकालिए। 36 माने 36 7-3-36 हाँ, अर्ति ह्री ब्ली री नुयिक्ष्मयातम पुगणौ।
निकाल लिया सभी? निकाल लिए? तो चलिए इस पर एक करते हैं। इसका पहले पदच्छेद विभक्ति करें। देखिए, अर्ति री व्ली री क्नु ई क्ष्मा याताम पुगणौ, ये है। अर्ति री व्ली री क्नु याताम पुगणौ, क्ष्माई याताम पुगणौ, ये है। 7 3 36 है। तो इसका समास पदच्छेद करेंगे तो अर्ति री व्ली री क्नु इक्ष्माई याताम, ये जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो ये क्ष्माई है, क्ष्माई, क्ष्माई याताम, तो क्ष्माई और आत है, तो तकारांत से चलेंगे। तकारांत, तकारांत, तकारांत नपुंसक लिंग कर दीजिए अंग का विशेषण करके। तो तकारांत नपुंसक लिंग अर्ति री व्ली री क्नु ई क्ष्माई यात शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्या है जी? तकारांत नपुंसक लिंग अर्ति री व्ली री री क्नु ई क्ष्माई याताम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पुक तकारांत नपुंसक लिंग या पुंलिंग कर दीजिए, आगम का विशेषण से आगम पुंलिंग है इसलिए पुंलिंग कर दीजिए। ककारांत पुंलिंग पुक शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। णौ णी, इकारांत पुंलिंग प्रत्यय है णी, इसलिए पुंलिंग में कह रहा हूं। इकारांत पुंलिंग णी शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। सभी को समझ में आ गया पदच्छेद और विभक्ति? जी। पुनः एकवारं कृपया वदतु। आतां च सप्तमी, अनन्तरं आताम नहीं, क्ष्माई याताम षष्ठी बहुवचन है। अच्छा जी, षष्ठी बहुवचन। तकारांत है ना, तकारांत, क्ष्माई यात, यात है ना जी। तो तकारांत नपुंसक लिंग अर्ति री व्ली री क्नु क्ष्माई यात शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अष्टाध्यायी देख रही है ना? जी देख रहे हैं। हाँ, तो याताम, जैसे आत का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? वाच का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? वाचाम बनता है ना जी, वाक का। तो ऐसे आत का आताम बनेगा ना। जी जी। इसका मतलब तकारांत है ये। समझ गए? जी। तकारांत, तकारांत, तकारांत नपुंसक लिंग अर्ति री व्ली री क्नु इक्ष्माई यात शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। समझ गए? जी। अब जो है पुक प्रथमा व्यक्ति एक वचन हो गया, ककारांत पुंलिंग, और नौ जो है सप्तमी व्यक्ति बहुवचन हो गया। सभी को पदच्छेद व्यक्ति समझ में आ गया? हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? णौ णौ णी का जैसे हरि का हरव बनता है इसलिए णी का णौ। जैसे हरि शब्द का हरव बनता है कि नहीं सप्तमी, ऐसे णी का णौ। तो इकारांत पुंलिंग णी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समझ में आ गया? अब आगे चलें। जी। अब इसमें जो है अंगस्य का अधिकार चल रहा है।
अंगस्य का इसमें अधिकार मैंने चल रहा, तो अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है। अब इसमें समास कर लें। पहले जो है अर्ति जो है री धातु है। क्या धातु है जी? अर्ति को भी समझ लीजिए। अर्ति क्या है? अर्ति माने री। आपको कभी मैंने पहले पढ़ाया था, एक वार्तिक बताया था, इक स्तिपौ धातु निर्देशे। क्या बताया था जी? धातु के निर्देश वेरी नाइस। आप लोगों को याद है, को समझ गए? आप लोगों को याद है स्काइप के विद्यार्थी, स्काइप वाले विद्यार्थी को? ठीक है। राजभल्ला जी याद है? वासुदेवन जी, वसुधा जी, स्वाति, सबको याद है? हाँ जी। चलिए, तो एक स्तिपौ धातु निर्देश है। तो आप बताइए, री धातु से स्तिप प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? री धातु से स्तिप प्रत्यय कीजिए। स्तिप, री धातु से स्तिप प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? एक स्तिपो धातु निर्देश है, तो स्तिप प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? अर्ति बनेगा। वेरी नाइस। क्योंकि यहाँ पर स्तिप है, स्तिप को मान करके री को गुण हो जाएगा। री को गुण होगा तो क्या बन जाएगा? गुण में अर बनेगा। अर बनेगा कि नहीं? और ती जोड़ दीजिए, अर्ति बन गया। राजभल्ला जी, अर्ति बन गया कि नहीं बन गया? मैंने री धातु से आपने स्तिप प्रत्यय किया, स्तिप प्रत्यय किया, तो स्तिप का श चला गया, प चला गया, तो ती बचा। तो अब ती को मान करके री की अंग संज्ञा है कि नहीं? और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में यहाँ पर सार धातु कार धातु का योग होगा कि नहीं? और सार धातु कार धातु, सार धातु कार धातु के पर रहते गुण होता है इगंत अंग को। तो री इगंत अंग है कि नहीं? री इक है ना जी, इउरिल री, तो इगंत अंग है, तो उसको गुण हो जाएगा। तो उरन रपरा तो री के स्थान पर अर होगा कि नहीं? तो अर्ति बन गया। तो अर्ति का मतलब क्या है जी? री। अर्ति का मतलब क्या है? री। तो अब इसका समास कीजिए। रीच। आचार्य जी, वो तकार तो तकार बन गया ना इसमें? स्टिप नहीं है, स्टिप है, स्टिप है, स्टिप है। अच्छा जी। स्टिप, तालव्य श तर स्वीकार पहलंत स्टिप। मैंने रॉन्ग लिख दिया। नहीं नहीं ट नहीं, स्टिप स्टिप स्टिप। और श का हो गया, हालांकि ये हो गया, का तो हो गया। आप जब बता रहे थे स्टिपाऊ, वो दोनों सुनास्तु, इससे वो स्टिपो बनता है। नहीं, स्टिपो नहीं है, स्टिपो नहीं है। आप लोगों को सुनने में ये हो गया क्योंकि ये इसके कारण, क्योंकि माइक के कारण या इस तरीके का ना इतनी दूरी है, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैंने ता बोला था, एक स्टिपऊ, स्टिपऊ, स्टिपऊ नहीं, स्टिपऊ। शकार, शकार, तकार, इकार, पकार। पकार या माने हाँ। तालव्य शकार है, सो ध्यान रखेंगे। तालव्य शकार और तकार संयुक्त ह्रस्व ईकार और पहलंत। समझ गए जी? हाँ जी। ये सिर्फ धातु रूप को बताने के लिए, धातु को निर्देशित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए। तो आप हाँ आता है उसके, उसका इक जैसा है जी। इक का इक भी कर सकते हैं तो अरी भी बन सकता है, स्थिप करेंगे तो अर्ति बन जाएगा। तो यहाँ पर स्थित किए हैं तो इसलिए अर्ति बन गया। तो अर्ति यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर स्थिप है तो यहाँ पर सार्वधातु कंपित से आपने क्यों नहीं किया? यहाँ पर जो है तिंगसी सार्वधातु कम सार्वधातुक है, तो सार्वधातु कंपित से जो गीतवत इसको कर दीजिए। कर दें क्या? हाँ जी। तो निषेध हो जाएगा। तब तो फिर तब तो गुण होगा ही नहीं। अब इसका समाधान क्या है बताइए?
कौन बता सकते हैं इसका समाधान? अनंत जी, इसका समाधान बताइए। मैंने ही प्रश्न खड़ा कर दिया। स्थिप प्रत्यय आप यदि करेंगे तो स्थिप का फिर तिंग से सार्वधातुकम, स्थिप सार्वधातुक हो गया, सार्वधातुक होने से सार्वधातुकम पे से गिरपत हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अनंत जी होना चाहिए सर जी। ये अंत में This service is provided by freetalkcall.com. Please enter your access code followed by the pound sign. ये जो है 30418. ये कुछ राजभल्ला जी कुछ कहना चाह रहे थे। राजभल्ला जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? राजभल्ला जी नहीं है ना? हाँ जी, ये तिंग नहीं है, छित भी नहीं है ना? शीत है ना, ये तिंग नहीं है, शीत तो है ना। तालव्य है कि नहीं इसमें? स की संज्ञा। अच्छा जी, तालव्य शाह है तो शीत है तो सार्वधातुक तो है ही। हालांकि आप सबको आता है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ सार्वधातुक कंपित लगेगा ही नहीं। सार्वधातुक का मात्रिक है ना? ये आवाज लौट के आ रही है किसका? उसमें सब जो है एक व्यक्ति म्यूट खोल के रखिए। हाँ, राजभल्ला जी म्यूट बंद कीजिए राजभल्ला जी, आपके तरफ से आ रहा है। हाँ, आप बोलिए जी। अब जो बसदा जी आप पूछिए। अब म्यूट आप कल बसदा जी खोलेगी, आप बोलिए। जी मैं खोल लिया। वो छित है, सिंह नहीं है। सिंह नहीं है पर तो दोनों में से कोई तो होना चाहिए ना। हाँ, दोनों से सार्वधातुकम। तो या तो तिंग हो या शीत हो, तो शीत है ना। स्टिप भी है। वेरी नाइस। बस इसी पर तो ध्यान देना था। यह इसी पर ध्यान देना था कि स्टिप में जो है श जो है शीत तो है परंतु ये पित है, जबकि अपित सार्वधातुक है परंतु अपित सार्वधातुक गितवत होता है। अपित सार्वधातुक गितवत होता है। तो इसीलिए जो है ये पित्त सार्वधातुक है, इसलिए गितवत होगा नहीं, इसलिए गुण प्राप्त मैंने क्या बोलते गुण का निषेध होगा ही नहीं। जी समझ गया जी। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया जी। और यहाँ पर इक प्रत्यय भगवान पाणिनि ने क्यों नहीं किया? क्योंकि इक कित है, इक स्थिपो धातु निदेश है, तो क की संज्ञा होगी तो वो कंगति से निषेध हो जाएगा ना जी। वहां पर री को गुण का निषेध हो जाएगा, इसलिए वहां पर भगवान पाणिनि जी ने इक न करके यहाँ पर स्थिप प्रत्यय की इसलिए अर्थी बनाए। अच्छा जी समझ गए अभी। अब सभी को समझ में आ गया? गुरुकुल वाले समझ में आया? हाँ। आनंद जी आप समझ गए? जी जी जी। हाँ बोलिए। पुनः एक बार बताइए। क्या बताऊं? क्या बताऊं? बोलिए। ये गितवत है। गितवत कहाँ है? नहीं है ना, क्योंकि अपित सार्वधातुक गितवत होता है। ये स्थिप पित्त सार्वधातुक है ना। सार्वधातु कंपित का समझ लो कि आप उसका अर्थ आप उस पर नहीं, आपका वो पक्का है, हमने पढ़ाया हुआ था सार्वधातु कंपित। हाँ जी, वो अपित होने से वो गितवत होता है, ये तो पित है। हाँ, इसलिए गितवत की बात ही नहीं है, यहाँ पर लगेगा ही नहीं सार्वधातु कंपित सूत्र। वो तो वैसे ही मैं आपको जो है देखा कि आपको ध्यान है कि नहीं है। ध्यान था, मैं कंफ्यूज हो गया। तो वो जो है ना केवल बस आपको बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए मैं ऐसा किया हूँ, खुद में प्रश्न खड़ा किया था। और क्या कुछ पूछना है क्या गुरुकुल वाले को? हाँ बोलिए। हेलो, गुरुकुल में आवाज नहीं जा रही है शायद। हेलो, हाँ हेलो ओम। तो क्या हो गया था?
आपकी आवाज नहीं आ रही है, अब हमारी आवाज आ रही है। हाँ, तो वहां पर सार्वधातुक कंपित लगेगा ही नहीं क्योंकि वह पित है। अब आगे चलिए, इक क्यों नहीं दिया भगवान पानी ने, इक प्रत्यय क्यों नहीं किया? क्योंकि इक प्रत्यय आप जब करेंगे री भाव से इक प्रत्यय तो कौकित संज्ञा करेंगे तो कित हो जाएगा ना जी। अब कित होने से कंगति जैसे निषेध हो जाएगा, गुण हो ही नहीं पाएगा, अर्थी बन ही नहीं, माने अरी बन ही नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है टिप प्रत्यय किए। अब आगे चलते हैं, तो अब समास करो तो क्या हो जाएगा? अर्तिश्च, रीश्च, व्लीश्च, रीश्च, क्नुईश्च, क्ष्माईश्च और आच्च माने आत्च इति अर्ति री व्ली री क्नुईक्ष्मायातः तेषाम अर्ति री व्ली री क्नुईक्ष्मायाताम। समास सभी को समझ में आया? फिर मैं बोल रहा हूं, अर्तिश्च, रीश्च, व्लीश्च, रीश्च, र दीर्घिकार, रीश्च, क्नुईश्च, क्ष्माईश्च और आत्च इति अर्ति री व्ली री क्नुई क्ष्माई। क्ष्माई और आ है इको ने ची लग गया तो क्ष्मायाता यातः, क्ष्मायातः, क्षमा माने क्ष्माई और आ कर दिया तो ई को क्या हो जाएगा जी? यह हो जाएगा कि नहीं? तो क्ष्मायातः होगा कि नहीं होगा? बसदा जी, क्षमाई और आ में आत में जब इको नेची करेंगे तो इको य होगा जी, होता है। तो क्षमाई य में य क्षमाई य है ही और इको य हो गया तो क्षमाई य हो गया ना, क्षमाईयात। हाँ तो क्षमाईयातः, क्षमाईयातः, क्नुई क्षमाईयातः माने अर्ति री ब्ली री क्नुई क्षमाईयातः तेषाम अर्ति री ब्ली री क्नुई क्षमायाताम माने क्नुई तक रुकिएगा, अर्ति री व्ली री क्नुई क्षमायाताम, क्षमायाताम क्या इसका उच्चारण होगा जी? क्षमायाताम माने अर्ति री व्ली री क्नुई क्नुई क्षमायाताम। उगणव कौन सा समास है जी? अर्ति री व्ली री क्नुई क्षमायाताम कौन सा समास हुआ? इतरेतर योग द्वंद्व समास। वेरी नाइस, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। और अनुवृत्ति किसकी आ रही है? अनुवृत्ति किसकी आ रही है जी? अंगस से। सार्वधातुक का को कैसे अनुवृत्ति आ रही है जाए? वो कहाँ ये कहाँ? ये जो है इसमें अंगस्य का, अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है। वही बोला ना जी, अंगस्य की नहीं बोला। नहीं, हमारे विद्यार्थी सार्वधातुक का अर्धातुक कहता है, वह वाले अंगस्य का अधिकार चल रहा है। यहाँ पर सार्वधातुक कोई नहीं, बस एक ही है और सब एक लाओ सब अर्थ हो जाएगा। तो ये है णौ जो है सप्तमी है, इसलिए णौ का मतलब हुआ णी परतः, णौ परतः मान नीच प्रत्यय है, ये नीच प्रत्यय। तो नीच प्रत्यय है, चुरादिभ्यो नीच, प्रत्याप 5 रुपए इत्यादि है ना, तो चुरादिभ्यो नीच करके तो नीच प्रत्यय है। तो णौ णी परतः अर्थात णौ परतः, नौ परतः ये हो गया। और अर्ति री ब्ली है तो री री ब्ली री क्नुई क्षमाई इत्येतेषाम अंगानाम, और आतः में तदंत विधि हो जाएगी, तदंत विधि क्योंकि जो है ये विधि तदंत से है। तो अकारांता माने आकारांता नाम च अंगानाम, इत्येतेषाम अंगानाम आकारांता नाम च अंगानाम अंतावयवः पुक भवति।
अब अंतावयव पुक भवती ये कैसे हुआ, ये कल बताऊंगा, क्योंकि अब समय हो गया है, केवल 1 मिनट है समय, इसमें मैं पूरी व्याख्या नहीं कर सकता। तो ये कल इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को पीछे की यदि कोई शंका हो तो पूछिए। हाँ बोलिए। अभी वो प्रसंग तो है नहीं, अभी व्याकरण का प्रसंग है ना, अभी दूसरा प्रसंग नहीं। व्याकरण में अभी क्या प्रसंग है पूछना है वो पूछो, वो दूसरा है। एक मंत्र में 6 आहुति, किसकी बात कर रहे हो आप? तो पंचकृत आहुति है ना जो उसमें 6 आहुति कहाँ दिया जा रहा है? 5 ही दिया जा रहा है ना जी, 5 आहुति। अच्छा, एक ही मंत्र से क्यों 5 आहुति दी जाती है? तो उसमें जो है प्रजा, पशु, क्या 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 बोलो न, वहां ना प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्ज, प्रजा वहां से चलो ना, सिद्ध वर्धय चासमान प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चस अन्नाद्येन। तो ये 4 हो गया ना, ये 4 तो इसी में ही, इसमें 5 की कामना की गई हुई है, समृद्धि की कामना की गई हुई है। 5 बार ये जो आहुति दिया जाता है, 5, इसमें 5 चीज की कामना की गई है, इसलिए 5 बार कहते हैं भगवान हमें ये मैंने बार बार ये कह रहे हैं। तो वो अलग ही प्रसंग है, वो दूसरे आप उसमें पूछ लेना या वहां पर पढ़ना, बहुत सारे इसके तो बहुत सारे समाधान है। आपके पास पुस्तक होगी तो उसको मीमांसा, यज्ञ मीमांसा इत्यादि करके तो देख लेना, नहीं होगा तो फिर आपको बाद में बताएंगे कि 5 ही बार क्यों आहुति दिया जाता है। व्याकरण में यदि कोई पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। आचार्य जी एक डाउट है, वृद्धिर्यस्यामाचाम तद्वृद्धम, वृद्धिर्यस्यामादेश तद्वृद्धम जी जी, देर शाला को पूरा वृद्धम उसका नाम तो वृद्धम भवति। हाँ, पूरे जो शाला है वृद्धिर्यस्याचाम माने यस अचाम आदे वृद्धि भवति। तो जिस तो आकार तो वृद्धि है, शकारोत्तरवर्ती आकार तो वृद्धि है, इसलिए शाला हो गया वृद्धि, शाला को वृद्धम भवति। तो शाला का नाम वृद्ध है। हाँ जी समझ गया जी। शाला वृद्धम। और कोई शंका किसी को? हाँ, तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। आचार्य जी